गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए जीएस लाजी चैनल पर आपका स्वागत है और हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। वह न्यूनतम संभव संख्या क्या है जिसे 16, 19, 23 में घटाए जाने पर ताकि संख्याएं नियत अनुपात में हो। तो यहां पर देखिए, मैं इसका मतलब समझाता हूं कि नियत अनुपात क्या होता है। नियत अनुपात आपसे कहे या समान अनुपात कहे, समान अनुपात, या आपसे निरंतर अनुपात कहे, निरंतर अनुपात कहे। जैसे यहां पर हम दो तीन संख्याएं लिखते हैं। यहां पर जैसे तीन संख्याएं हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। अगर कहा जाए कि ये ए बी सी क्या है, नियत अनुपात में है या समान अनुपात में है या निरंतर अनुपात में है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए और बी का अनुपात है वही सी और डी का अनुपात होगा। ऐसे चार संख्या में भी ये बना सकता है। देखिए कैसे, जैसे आपसे कह दे यहां पर कि ए बी सी डी निरंतर अनुपात में है, तो इसका मतलब जो अनुपात क्या है ए और बी का होगा वही बी और सी का होगा और वही अनुपात सी और डी का होगा। तो आइए उस सवाल को देखते हैं, इसी तरीके से हल करते हैं। अगर ये 16, 19 और 23, अगर ये संख्याएं क्या है, निरंतर अनुपात में, नियत अनुपात में है, तो इसमें लिखा है क्या घटाया जाना चाहिए। तो पहले इसको नियत अनुपात में बनाओ, फिर देखते हैं क्या जोड़ना है कि घटाना है। तो इसका नियत अनुपात का मतलब यह है कि जो अनुपात 16 का 19 से होगा वही अनुपात 19 से 23 का होगा, तभी ये संख्याएं नियत अनुपात में होगी। अब लेकिन इसमें बोला गया है क्या घटाया जाए, तो अब हमें पता करना है कि इसमें क्या घटाया जाए कि संख्याएं नियत अनुपात में हो। तो फिर से वही तरीका लगाते हैं। इसका अंतर कितने का है 3 और इसका अंतर कितने का है 4। अब और छोटा ये नहीं होगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। इसका अंतर कितना है 1 और इसका अंतर आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए इसमें से, यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि 7। यानी कि प्रत्येक संख्या में अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर 7 घटा देंगे तो ये संख्याएं किस अनुपात में हो जाएगी, निरंतर अनुपात में। नहीं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निरंतर अनुपात को मैं और विधिवत ढंग से आपको समझाता हूं। देखिए, अच्छा ये देखिए, निरंतर अनुपात के बजाय यहां क्या लिखा हुआ है, समान अनुपात। देखिए 2.6, 1.3 और यक्स समानुपाती हैं, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपाती हो या निरंतर अनुपात में हो या नियत अनुपात में हो, ये सभी तरीके के सवाल को अभी अभी मैं बताया हूं यहां पर कि जो 2.6 से 1.3 का अनुपात होगा वही 1.3 का यक्स के साथ अनुपात होगा। अभी आपको मैं यहां समझाया था कि ए बी सी निरंतर अनुपात में है या समान अनुपात में है, तो इसका मतलब ए अनुपाते बी जो होगा वही बी अनुपाते सी होगा। तो यानी कि जो अनुपात 2.6 का 1.3 से होगा वही अनुपात 1.3 का यक्स से होगा। तो हल कर लेते हैं। अब यहाँ तो इसको अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करके हल कर देते हैं, जो अभी आपका पुराना तरीका था, बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा करके हल कर देते हैं, या डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका ये कितना है, आधा है, इसका ये कितना है, आधा है, तो इसका भी आप क्या कर दें, आधा कर दे, यानी 2 से भाग दे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 0.65। आप गुणा करके भी हल कर सकते हैं।
बाहर बाहर का गुणा 2.6 गुणे x इक्वल टू 1.3 गुणे 1.3। 13 दूना 26 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, 1.3 को 2 से भाग देंगे तो आपका 0.65 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा गया है कि ए बी सी निरंतर अनुपात में है। तो अभी अभी मैं निरंतर अनुपात का मतलब आपको समझाया था, लेकिन यहां ध्यान रखिए ये थोड़ा सा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा यहां पर, क्योंकि स्मॉल लेटर में दिया गया है। तो मैं आपको समझाता हूं ताकि इसको डायरेक्ट कर सके, क्योंकि इसे हमें हल नहीं करना है। देखिए यहां पर क्या है, ए बी सी और डी। अगर ये निरंतर अनुपात में है तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं बताया था जो अनुपात क्या होगा, ए और बी का होगा, वही अनुपात बी और सी का होगा, वही अनुपात सी और डी का होगा। यानी ये क्रमवार तरीके से, निरंतर तरीके से चलता है। तो आगे पूछा गया है कि आपको इसका मान बताना है, आपको यहां पर दिया गया है। तो मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऐसे सवालों को करने के लिए जब ये सब अनुपात बराबर हैं तो इसको हम इस रूप में करें या इसके लिए कोई हम वैल्यू मान लें, जैसे 1:2 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, या 1:3 मान लें, या 2:5 मान लें, कुछ भी। अगर हम वैल्यू को रखें तो यही आंसर आएगा, यानी कि जो ये अनुपात है इनका वही चीज, अगर ये मानेंगे तो ये आएगा, ये मानेंगे तो ये आएगा, ये मानेंगे तो ये। अब ये रखेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन ये है कि अब इसको रखने में आप थोड़ा सा क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। नंबर रख देंगे तो आसानी से होगा। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पावर कितना है, 3 है, एक। ठीक, तो यानी ऐसे सवालों का जवाब हमेशा यही, यानी कि इसका आंसर A/B भी हो सकता है, इसका आंसर B/C भी हो सकता है, इसका आंसर C/D भी हो सकता है, या हम जो माने हैं वही आ जाएगा उसका, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो A/B कहीं नहीं मिल रहा है, B/C भी नहीं मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, B/C मिल गया। मतलब आंसर तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन कोई एक ही दिया गया है। यानी आपका क्या हो जाएगा, B/C। देखिए अगले सवाल को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहां पर दिया गया है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू G/H, और इक्वल टू दे भी रखा है 1:3। इसको देखिए एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। तो अब इस यहां से आपका पूछा गया है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG का अनुपात पूछा है किससे, PB प्लस QB प्लस RF प्लस SH, ये पूछा गया है। तो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। आप तो समझ चुके हैं कि इसका आंसर A और B भी हो सकता है, इसका आंसर C और D भी हो सकता है, इसका आंसर E और F भी हो सकता है, इसका आंसर G और H भी हो सकता है, और इसका आंसर 1 और 3 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर। लेकिन अब इसको मैं आपको वेरीफाई कर देता हूं, देख लीजिए। अगर हम A का मान कितना रख देंगे, 1, तो यहां पर देखिए P गुणे 1 हो जाएगा, और C का मान कितना रखेंगे तो यहां देखिए उसका भी 1 है, तो Q गुणे कितना, 1 हो जाएगा, प्लस E का मान भी कितना है, 1 है, और G का मान भी कितना है, 1 है। और बटे में आते हैं, यहां पर देखते हैं B का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ P गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर Q गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर R गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर यस गुणे 3 हो जाएगा।
अगर हम ऊपर से एक कॉमन ले हर जगह और नीचे से 3 लेते हैं, यहाँ पे कॉमन, ऊपर से एक कॉमन ले लिए और नीचे से 3, तो ऊपर देखिए क्या बचेगा आपका, बचेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा, और नीचे से क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा, और ये खुद ही एक दूसरे से कट जाएगा, यानी कि आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:3, यानी ऑप्शन सी। और आपको करना नहीं था, डायरेक्ट करना था, लेकिन मैंने आपको वेरीफाई भी कर दिया इस सवाल को। अगले सवाल को देखते हैं। ये आपसे मध्यानुपात पूछा है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मध्यानुपात क्या होता है। मध्यानुपात अंडर रूट ए बी, यानी कि जो दो संख्याएं हैं, मध्यानुपात निकालना है, उसी को रूट में गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना है। तो यहां पर देखिए कितना दिया गया है, 16 और 81 का मध्यानुपात निकालना है, तो रूट में 16 गुणे 81 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अच्छा, एक और बात ध्यान देना है, छात्र अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं कि इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे क्या होता है कि सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप तोड़ के ही करिए, ज्यादा सही है। अच्छा, वर्गमूल नहीं निकलता है तो अभी मैं तोड़ना बताता हूं, आप अगले सवाल की तरफ देखिए। ये देखिए, आपको 6 तथा 54 का मध्यानुपात निकालना है। 6 तथा 54 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 गुणे 54 हो जाएगा। अब देखिए, आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो कुछ लोग अब क्या करने लगते हैं, इसका गुणा करने लगते हैं। तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये तो सवाल छोटा है, वर्गमूल जल्दी से निकल जाएगा, लेकिन कुछ सवाल होंगे थोड़ा सा बड़े होंगे जिनको आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप इसको तोड़ के करें। यहाँ पर 6 है, तो क्या ये 6 में टूट सकता है, हाँ, 6×9 54। अब देखिए 6 आपके पास कितने आ गए, 2, तो एक वर्गमूल ले लिए, कितना आ गया, 1 6, और इसका वर्गमूल लिए तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि आपका इसका मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं इसी टाइप के सवाल। यहां पर देखिए बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है, कह रहा है यक्स और वाई, मतलब जो हम लोग ए मानते थे, बी मानते थे, वही यहां पर यक्स और वाई दे दिया गया है, और कह रहा है कि यक्स और वाई का मध्यानुपात कितना है, 9 है, और यक्स और वाई का तृतीय अनुपात कितना है, 243 है। तो पहले हम मध्यानुपात समझते हैं, अगर मध्यानुपात से ही सवाल हो जाए तो डायरेक्ट कर लेंगे। यहां पर देखिए, अगर हम कहें मध्यानुपात निकाल लीजिए, तो किनका मध्यानुपात देखते हैं, 9 आता है। ऑप्शन से ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मध्यानुपात 9 आता है, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा 2 ऑप्शन हो, तो हम तृतीय अनुपात भी निकाल के चेक करेंगे, और नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन का मध्यानुपात 1 है, यानी कि वर्गमूल निकालने पर डायरेक्ट आपको समझाता हूं, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट समझाता हूं, मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो देखते हैं किसका मध्यानुपात 1 आएगा, यानी कि 9 आएगा। क्या इसका मध्यानुपात 9 आएगा, यानी वर्गमूल निकालने पर आएगा 9, नहीं आएगा। क्या इसका मध्यानुपात 9 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। लेकिन फिर भी हमें और ऑप्शन चेक करना है, ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया तो कर देंगे, हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए ऐसे, तो हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा, तृतीय। क्या इसका मध्यानुपात आएगा, 9 नहीं आएगा। क्या इसका मध्यानुपात आएगा, 9 नहीं आएगा, यानी कि मध्यानुपात 9 एक ही ऑप्शन का है, तो आप बेफिक्र होकर उसको कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या है आपका रूट में, ये क्या है आपका रूट में, ठीक, यानी कि आपसे पूछा गया है क्या, इसका और इसका मध्यानुपात पूछा गया है।
तो मध्यानुपात हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, रूट में करके। तो यानी कि 8+3√3, अगले ब्रैकेट में क्या है 16-6√3। आपको इसी का क्या निकालना है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, √AB। अब यहाँ पर थोड़ा एक वर्गांतर का नियम काम करेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b होता है। ये वर्गांतर का थोड़ा सा नियम यहाँ पर लगेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा। यानी ये आपसे पूछा गया है क्या, इसका मध्यानुपात, यानी कि ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 को यहां बाहर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। 2 हमने यहां से कॉमन लिया है यहां से, तो ये कितना था 8+3√3, और यहां से जब 2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 16, नहीं तो 2 तो कॉमन ले लिया गया है, 2 कॉमन ले लिया गया है। तो आपका यहां पर 8-3√3 बचेगा, क्योंकि 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब इसको देखिए, ये कितना दिया गया है 2 है। अब इसमें वर्गांतर लगाएंगे तो जब एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b हो तो क्या होता है a² - b², यानी कि a का मान कितना है 8 का वर्ग 64, और इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 9 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट से हट जाएगा। तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब हल कर दीजिए इसी को, √2, और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और रूट में कितना आ गया आपका 74, यानी कि √74 इसका मान होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। मध्यानुपात के हर टाइप के सवाल को मैंने लिया है। अब आते हैं दूसरे टाइप के सवाल पर। 10 तथा 20 का तृतीय अनुपात आपसे पूछा है, तो आप पहले तृतीय अनुपात होता क्या है समझ लीजिए। जैसे a तथा b का तृतीय अनुपात आपसे पूछ लिया, तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात होता है b²/a। यानी a तथा जब 2 संख्याएं हो तो उसका तृतीय अनुपात, यानी a तथा b का तृतीय अनुपात होता है b²/a। तो चलिए हल करते हैं, सवाल को देखते हैं। यहां पर किसका तृतीय अनुपात पूछा है, 10 और 20 का। 10 और 20 का तृतीय अनुपात पूछा है, तो यहां लिख देते हैं तृतीय अनुपात। किसका बताना है, 10 तथा 20 का। तो तृतीय अनुपात क्या होता, b²/a, और b के स्थान पे कितना है 20, और a के स्थान पे 10। तो 20 × 20/10, यानी कि इसका तृतीय अनुपात आपका कितना आ गया 40। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए। और देखते हैं तृतीय अनुपात पे 1-2 सवाल। ये देखिए, इसका तीसरा अनुपात का मतलब तृतीय अनुपात ही है, ठीक। तो देखिए तीसरा अनुपात 16 और 36 का क्या होगा, तृतीय अनुपात। क्या होता है b²/a। b का मान कितना है 36 है, तो 36 × 36, और बटे a का मान कितना है 16। 4 × 16, 4 × 9 = 36, और 4 × 9 = 36। तो 9 × 9 कितना हो गया 81, यानी कि 16 और 36 का तृतीय अनुपात आपका कितना हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। सवाल आराम से समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्पीड में इस सवाल को कराऊंगा, डायरेक्ट सवाल में ही देख करके। चलिए समझाता हूं। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3:5 है, और कह रहा कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है।
तो ऐसे सवाल को करने का बिल्कुल आसान तरीका, अगर देखा जाए तो पहले छात्र थे 2, 3 और 5 के अनुपात में, बाद में 4, 5 और 6 के अनुपात में हो गए। कैसे हुए? 20 जोड़ने पर, प्रत्येक छात्र कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि करने पर। तो यहाँ देखिए कितने छात्रों की वृद्धि हुई है? 2। और यहाँ पर भी कितने की हुई है? 2। और यहाँ पर भी कितने की हुई है? 2। तो अनुपात में प्रत्येक कक्षा में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। लेकिन संख्या में कितने की हुई है? 20 की। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि तदनुसार इस वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि होने के बाद नहीं, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या। तो वृद्धि से पहले यहाँ पर देखिए छात्रों की कुल संख्या जोड़ लीजिए कितनी है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 10 दहम्मा कितना हो जाएगा? 100, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा आप इसको फास्ट करें तो ज्यादा सही है। अब मैं डायरेक्ट समझा के लिखूंगा, आप देखिएगा। यहां देखिए 3 कक्षाओं में छात्र 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो देखिए यहां पर देखिए प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ाए गए हैं? 2। यहां पर भी कितने बढ़ाए गए हैं? 2। और यहां पर भी कितने बढ़ाए गए हैं? 2। तो अनुपात में प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ाए गए हैं? 2। लेकिन संख्या में कितने बढ़ाए गए हैं? 30। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि यानी कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, यानी वृद्धि से पहले नहीं, वृद्धि के बाद। ये वृद्धि से पहले है और ये वृद्धि से बाद है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या कुल देखते हैं कितना हो जाता है? 6, 7, 5, 12 और 4, 16। तो वृद्धि के बाद कितना हो गया? 16, यानी 16 की वैल्यू हमसे पूछा है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, मैं 2 पैटर्न समझाता हूं, अगर आप समझ लेंगे तो इसका प्रयोग चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, इन जगहों पर आप अगर गुना सेट हो जाता है तो सवाल को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम देखें इसका ये कितना गुना है तो आप कहेंगे 15 गुना है। एक ये तरीका लगता है, सेट होता है, जिसको हम हार्जेंटल कहते हैं। दूसरा तो इसका भी हम क्या कर देंगे? 15 गुना। यहां देखिए मैं साइड में समझा देता हूं। इसका ये कितना गुना है? 15 गुना। तो इसका भी हम 15 गुना कर देंगे। तो ये यानी कि हार्जेंटल तरीका आपका बन जाएगा। और कभी कभी हार्जेंटल नहीं सेट होता तो वर्टिकल देखते हैं कि बताओ ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है। तो ये इसका 8 गुना है। जब ये इसका 8 गुना है तो हम इसका भी क्या कर देंगे? 8 गुना कर देंगे। तो 8 त्रिक 24, यानी कितना आ जाएगा? 240। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि अगर आपका गुना सेट हो जाता है तो सवाल आसानी से हो जाएगा, नहीं तो आप उसको हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखिए अनुपात में प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर रहा है? तो सभी में कितने का वृद्धि कर रहा है? 1 का। अनुपात में सभी में कितने का वृद्धि कर रहा है? 1 का। और संख्या कितनी जोड़ रहा है? 5। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो आपसे पूछा है तो वे संख्याएं कौन सी हैं, यानी कि ये आपसे संख्या पूछा गया है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगा पहली संख्या, और 2 यूनिट की वैल्यू 10 दूसरी संख्या आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 5 तिहाई 15 तीसरी संख्या आ जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आइए और सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां दिया गया है 9:11 के अनुपात में संख्याएं हैं 2, और यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए
तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 7:9। तो क्या पूछा गया है आपसे, संख्याओं का योग पूछा गया है। तो देखिए आपसे संख्याओं का योग पूछा गया है, तो आप ये देखिए जो संख्याएं थी ये 9 और कितना थी 11 थी। अगर 9 और 11 का हम अनुपात निकालेंगे योग तो कितना आएगा 20। यानी कि आपका ऑप्शन वही सही होगा जो 20 से कटे। तो 20 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट बगैर हल किए भी इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तो करना पड़ेगा। तो आइए इसको मैं विस्तार में समझाता हूं। ठीक, देखिए यहां देखिए प्रत्येक संख्या में कितना कम कर रहा है, यहां पे देखिए 2 कम कर रहा है और यहां पर 2 कम कर रहा है। तो यहां पर प्रत्येक संख्या में कितना कम किया है, 2 कम किया है। लेकिन यहां संख्या में कितना कम किया है, घटाया है 4। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। और आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग, तो संख्याएं 9:20 के अनुपात में 11 के अनुपात में थी, और इनका अगर हमें योग निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 20 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 40। ऑप्शन क्या है आपका बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगर इसमें अंतर बराबर ना हो तो अभी उन सवालों को भी मैं रखा हूं, आपको अंतर कैसे बराबर करके करना है आप समझिएगा। और ये ट्रिक से आप एक चैप्टर आय पर आधारित है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है, तो आप उन सवालों को भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए कह रहा शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:, यहां समझा देता हूं, 9:10 है। और कह रहा 11 वर्ष बाद, यानी 11 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 10:11। एक कह रहा है कि वर्तमान में अनुपात है 9:10 और 11 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 10:11। इसका मतलब वर्तमान की बात करें और 11 वर्ष आगे की बात करें तो उसमें कितने का अंतर आएगा, 11 वर्ष का, क्योंकि एक अभी की बात हो रही है और एक 11 साल आगे की बात हो रही है। तो यानी कि उसमें कितने का अंतर आएगा 11 का। तो यहाँ अनुपात में देखिए कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे कितना ज्यादा हो रहा है 1। और यहाँ कितने वर्ष बाद कहा गया है 11। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना है 11 वर्ष है। और हमसे पूछा गया है क्या, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु अगर देखा जाए तो ये दिया गया है कितना 9 और 10। यानी कि इनकी वर्तमान आयु निकालना है तो हमें 9 और 10 की वैल्यू निकालना है। तो 9, 1 की वैल्यू 11 है, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका ये 11 गुना है तो इसका भी 11 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 99 वर्ष। और दिलीप की 10 है तो 10, इसका 11 गुना करेंगे तो 11 × 110 वर्ष आ जाएगा। यानी कि दोनों की उम्र आ गई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए केशव और विपुल की आयु का अनुपात कितना है, डायरेक्ट समझाता हूं, देखिए ऐसे सवाल को आसानी से। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। तो यहां से कितने वर्ष बाद बोला है, 12 वर्ष बाद। और यहां देखते हैं कितने का अंतर है, यहाँ 9 है और यहाँ कितना है 13 है। तो इससे कितना ज्यादा है 4, और इससे भी ये कितना ज्यादा है 4। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी। तो केशव की पूछा है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी। आप उसको दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं हल करता हूं। देखिए यहां पर देखा जाए तो कितना अंतर है, कितना बढ़ा हुआ है 4। ठीक, ये आप देखिए पूरा मैं समझा देता हूं, आप देख लीजिए। 9:10 ये क्या था वर्तमान में, और
12 वर्ष बाद हो गया 13:14। तो देखिए प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया। और यहाँ कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 12 वर्ष। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। और केशव का पूछा है, तो यहाँ पर केशव का देखिए कितना दिया गया है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 गुणे 3 यानी 9 त्रिक 27 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो अभी मैं बराबर करके भी बताऊंगा। आप देखिए सवाल, चल इसको मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए 5 और 6 का अनुपात था, 15 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया, 9 और 8 हो गया। तो देखिए प्रत्येक में अनुपात में कितना बढ़ा, 6 में 3 बढ़ा 9 हो गया, और 5 में 3 बढ़ा 8 हो गया। मतलब अनुपात में प्रत्येक में कितना आगे बढ़ा है, 3 बढ़ा है। और वर्ष में कितना बढ़ा है, 15। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 15 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। और मीरा की आयु पूछा गया है, तो मीरा की आयु देखा जाए तो यहाँ पर माया पहले है और दूसरे नंबर पर मीरा है। तो मीरा का अनुपात कितना है, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 वर्ष। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। यहां देखिए क्या दिया गया है, 9:11। दो संख्याओं के अनुपात क्या है, 9:11। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो देखिए अगर इसका अंतर हम देखें कितने का है, 3 का, इसका अंतर देखें 4 का है, तो अब अंतर बराबर नहीं है। या हम ऐसे भी अंतर देख सकते थे, ऐसे भी इसका अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का है, और इसका अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का है। तो अंतर बराबर नहीं है, तो आप इस तरीके से अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 का है, यहाँ 4 का है, तो आप 3 रखेंगे कि 4, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अंतर बराबर कर लीजिए। तो इसका देखिए कितना गैप है, 2, इससे 2 ज्यादा है, और इसका कितना है, 1 का। तो इसमें 1 का गुणा कर दीजिए और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, अपने आप अंतर बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9:11, और इसमें हमें 2 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 12:14। अब देखिए अपने आप अंतर बराबर हो गया होगा। यहाँ देखिए इससे ये 3 ज्यादा है, इससे भी ये 3 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। तो और यहाँ पर दिया गया है कि कितना जोड़ रहा है, 6। इसका मतलब अनुपात में प्रत्येक संख्या में 3 जुड़ रहा है, और प्रश्न में दिया गया है 6। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपका सवाल पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपकी 11 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 22 हो जाएगी। यानी बड़ी संख्या क्या है आपकी, 22। लेकिन अभी एक सवाल आपको बताया था कि पहले आप ये देखें कि डायरेक्ट भी क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि छोटी संख्या जो है 9 है, बड़ी संख्या का अनुपात 11 है। तो जब छोटी संख्या पूछेगा तो जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा वो 9 से जरूर कटेगा। और अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो जो भी आंसर होगा वो 11 से जरूर कटेगा। तो आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख लेते तो 11 से कटने वाली मात्र एक ही संख्या थी, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए संख्याएं किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में। प्रत्येक में 4 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 7:10। तो आप देखिए पहले कि अंतर समान है कि नहीं। यहाँ पर देखें तो 3 का है, और यहाँ पर देखें तो 1 का है, तो इसका मतलब अंतर समान नहीं है। तो समान करने के लिए इसका उसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो। वैसे भी जब अंतर 1 रहेगा तो 1 का यहाँ गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हम ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 9, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 10।
अब देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, इसमें भी एक जुड़ रहा है, इसमें भी। अनुपात में प्रत्येक संख्या में एक जुड़ रहा है और वास्तव में संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 4। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 4 है। और आपसे पूछा गया है कि संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो संख्याओं का अगर आप अंतर देखें तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अब संख्याओं का आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहां से देखेंगे तो कितना है, 1 आ रहा है, और यहां से देखेंगे तो 3 आ रहा है। तो हमें 1 लेना है कि 3 लेना है, तो जो हम नया अनुपात बनाएंगे हमसे उससे लेना देना है। यानी कि ये जो नया अनुपात बना है जिसमें अंतर समान है, हमें उस अनुपात से जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का अंतर कितना है, 3 का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12। यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहां से आप मत निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 कम कर दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो अंतर देख लीजिए, यहां अंतर कितने का है, 4 का, और यहां कितने का है, 2 का। तो अंतर बराबर नहीं। तो आप यहाँ 4 से कर दीजिए गुणा, और यहाँ आप 2 से कर दीजिए। अच्छा, इसको हम चाहते तो और छोटा भी कर लेते, इसको काट लेते, यहाँ कितना आ जाता, 1, और यहाँ 2 आ जाता, तो उसमें 2, इसमें 1 का भी कर लेते। खैर इससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करिए इसको। ये कितना हो जाएगा, 12:20, और ये कितना हो जाएगा, 10:18। अब इसका काम खत्म हो गया है। अब जो भी सवाल का जवाब देना है यहीं से आपको समझना है। अब इसका काम खत्म हो चुका है। यहाँ देखिए प्रत्येक में कितना कम कर रहा है, तो आप कहेंगे 2 कम कर रहा है। और वास्तव में संख्या में कितना कम कर रहा है, प्रत्येक में 9 कम कर रहा है। तो 2 की वैल्यू 9 दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या कितना है, 12। छोटी संख्या कितना है, 12। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू दिया है, 12 की पूछा है। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट देखें कि इसका ये कितना गुना है, नहीं समझ में आता, लेकिन इसका ये कितना गुना है। तो आप देखें 2 का 6 गुना 12 है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 54। देखिए इसका अगर ये 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना कर दो, तो 9 छक 54। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। अब या तो फिर आप ऐसे करिए, 9/2 गुणे 12 हल करेंगे, फिर से वही आएगा कितना, 54। लेकिन आप कुछ भी अगर डायरेक्ट गुना सेट हो जाता है करते हैं तो कुछ भी 2-4 सेकंड बचेगा, वो आपके लिए आगे फायदेमंद होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखिए अंतर बराबर नहीं है, 5:3। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, और कुछ ना कहा जाए तो हम उसको वर्तमान समझते हैं। और कह रहा 5 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो जाता है, 10:7। कितने वर्ष बाद, 5। तो पहले अंतर बराबर करो, अगर नहीं है तो यहाँ कितने का है, 3 का, और यहाँ कितने का है, 2 का। तो इसमें 3 का गुणा कर दो यानी इसका, और इसमें 2 का कर दो इसका, यानी कि 15:14 कितना हो गया, 9 इक्वल टू 20:14 हो गया। अगर देखिए अंतर आपका बराबर हो जाएगा अपने आप, यहां पर ऐसा नहीं, अगर यहां पर अंतर बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब आप जरूर कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। अब यहां देखिए कितना इससे ज्यादा है, 5, और ये भी कितना, 5। यहां अपने आप अंतर बराबर हो जाएगा अगर इतना काम आप कर लेंगे। अगर तब भी अंतर बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। जब 5 यूनिट की वैल्यू 5 दिया गया है तो हमसे पूछा गया है ए और बी की आयु का अंतर। तो यहाँ पर इनकी आयु का अंतर देखना है, लेकिन हम यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। हमें क्या करना, अब इससे लेना देना है। जब अंतर बराबर हो चुका है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे देखना है। तो यहाँ देखें अंतर कितने का है, तो यहाँ पर अंतर 6 का है।
जब 5 की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। बस दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।